Hello friends, welcome to another session of our PYQ discussion. In this DMP series, we are covering polity PYQs of 30 years and this is the lecture number 8. So before starting, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम इस सीरीज में ऐसा स्पेशल क्या कर रहे हैं। देखिए, हम इस सीरीज में डिटेल सॉल्यूशन करते हैं हर क्वेश्चन का। इसके अलावा जो भी एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह होती हैं उनको भी हम देखते हैं। एप्टीट्यूड अपना डेवलप करते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू को सोल्व किया जाता है, क्या थिंकिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है एक एमसीक्यू को सोल्व करने में, और जो भी ट्रैप्स और हैक्स यूपीएससी का एग्जामिनर सेट करता है ना, उसको हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि हमें अगर नॉलेज क्वेश्चन की नहीं भी है तब भी हम एक लॉजिकल थिंकिंग से और हैक्स को पहचान करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डीपीएसपी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछा यहाँ पर है, which one of the above are the Gandhian principle that are reflected in the DPSP। इनमें से कौन से गांधीयन प्रिंसिपल है। फर्स्ट, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। देखिए, फर्स्ट तो हमने इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमें एक लिबरल लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो एक लिबरल का ये सेंस दे रहा है। और लाइक अगर हम विलेज पंचायत करें तो कहीं ना कहीं हम ऐसे सोच सकते हैं कि गांधीयन, क्योंकि गांधी जी भी एक विलेज पंचायत लाइक कॉटेज इंडस्ट्री पर फोकस करते थे। थर्ड तो हमारा सही होना चाहिए। तो फर्स्ट ये देखते हैं कि थर्ड हमारा सही होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड नहीं है, तो फर्स्ट को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा ये बचा, इसमें हम देखेंगे कि सेकंड भी हमें विलेज पंचायत के बारे में, विलेज के प्रमोशन की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी गांधीयन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। तो सेकंड भी अगर हम सही माने तो सी ऑप्शन देखिए, इसमें टू है नहीं, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड हमने कर दिया। अब हमारा बचा फर्स्ट और फोर्थ, या तो फर्स्ट सही है या फिर फोर्थ सही है। तो इसमें देखते हैं हम। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लिबरल डीपीएसपी है और ये हमें याद करना पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन है तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 2 और 3 ओनली। अब इसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया है ये क्या है, एक लिबरल प्रिंसिपल है। और हम एक काम कर लेते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं कौन से लिबरल हैं और कौन से गांधीयन है और कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना, यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं, सोशलिस्ट, सोशलिस्टिक और गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। डीपीएसपी को इन 3 चीज में डिवाइड किया गया है। जब भी हम बात करते हैं सोशलिस्टिक की, तो इसमें एक तो आर्टिकल 38 आता है। 38 क्या बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। सोशल जस्टिस की बात करता है। सोशलिस्ट में एक आर्टिकल आता है 39। 39 किस सेंस में बात करता है, इक्वल पे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे सेंस में बात करता है। तो इक्वल पे और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब एक होता आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 इसमें लाइक राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बताया गया है। तो राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। और देखते हैं, एक है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 ये क्या है, सोशलिस्टिक है ये भी, और ये मैटरनिटी रिलीफ से बात करता है। मैटरनिटी रिलीफ, डन। इसके अलावा आर्टिकल 43A, ये भी एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, लाइक वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। इसमें क्या बोला गया है
कि वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा, वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। और 47 एक आर्टिकल 47 है जो बात करता है पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ की ये बात करता है। अब इसमें तो हमने देख लिया गांधीयन में एक तो आर्टिकल 14 आता है, और आर्टिकल 14 किसके बारे में, विलेज पंचायत, जो कि ये ऑप्शन है। ओके, एक आता है आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो ये वाला था हमारा, ये दो ऑप्शन थे, ठीक है। इसके अलावा आता है यहाँ पर आर्टिकल 46, और आर्टिकल 46 किससे रिलेटेड है, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है ये, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। और हमारा एक और आर्टिकल है यहाँ पर 48 किस बारे में बात करता है, लाइक प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। ये हो गया हमारा 48 किससे रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। ओके, नाउ इसमें हमने देखा लिबरल में 44 UC से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो ऑप्शन में मेंशन था। एक आर्टिकल 45 है, ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर। ओके, एक 48A है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। एक है आर्टिकल 49, ये किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट से रिलेटेड, भाई मोन्यूमेंट्स का जो भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। आर्टिकल 50B लिबरल में आता है, 50 में क्या आता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। और आर्टिकल 51 एक ये आर्टिकल और है, और जो कि इंटरनेशनल पीस की बात करता है, इंटरनेशनल पीस की ये बात करता है। डन, तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस की जब भी बात आएगी तो DPSP है, जो कि पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, इसीलिए गवर्नेंस अच्छा हो सके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ओके, ये था हमारा फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस, क्योंकि DPSP वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ये हमने कल भी देखा था, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स में क्या था, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है इसमें। और DPSP में इकोनॉमिक प्लस सोशल जस्टिस की बात की जाती है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4A में मेंशन है। DPSP में किस पे मेंशन है, पार्ट 4 में मेंशन है। ओके, ये था हमारे DPSP। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड। ये भी इजी क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था आर्टिकल 51 में, ये हमने मेंशन था, यहाँ पर हमने देखा था इंटरनेशनल पीस, तो ये भी हमारा DPSP में ही मेंशन है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द आइडियल फॉर वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन द। वेलफेयर स्टेट की मैंने बहुत बहुत बार यहाँ पर बात की है, तो ये तो आंसर हमारा बी होगा, DPSP। ओके, आर्टिकल हमारा 38 क्लोज 1 ये कहता है कि स्टेट जो है ना वो वेलफेयर को प्रमोट करेगा लोगों की, और उनके जो भी सोशल और इकोनॉमिक राइट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करेगा, ये बोला गया है आर्टिकल 38। तो एक आर्टिकल यहाँ पर हम ध्यान रख लेते हैं, आर्टिकल 38 क्लोज 1 में बोला गया है कि जो हमारा स्टेट है ना, स्टेट प्रमोट क्या करेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके,
बस इतना ही ध्यान रखना है, ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द प्रिंसिपल स्पेल्ड आउट सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बिल्कुल एब्सोल्युटली पॉलिटिकल की बात करता तब फंडामेंटल राइट्स होता, लेकिन यहाँ पर डीपीएसपी बोला गया है, तब आंसर हमारी ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। एब्सोल्युटली ये भी सही है। इन्फोर्सेबल मतलब क्या है? इन्फोर्सेबल जैसे कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, मतलब कि अगर आपके कोई राइट को वायलेट करता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। स्टेट अगर चाहे तो डीपीएसपी को प्रमोट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इनके प्रोविजन को अपनी प्रोग्राम्स में, स्कीम्स में इंक्लूड कर भी सकता है स्टेट और नहीं भी कर सकता, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है ना, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही होने वाले, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, क्या बोला था कि अगर हम चाहें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जो डायरेक्टिव्स है ना, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हैं और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ध्यान में रखता है फंडामेंटल राइट्स, ऐसा कुछ बोला गया था। तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आप ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पार्ट 4 वो डीपीएसपी की बात कर रहा है, पार्ट 4 डीपीएसपी की बात कर रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि दे शैल बी इन्फोर्सेबल पार्ट। अभी मैंने पिछले स्टैंड में क्या बोला? दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन पार्ट, और ये 2015 में आया था। अगर आप 2015 का क्वेश्चन कर जाते तो इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होते। यही होती है पीवाईक्यू की पावर। तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को कट किया, मेरे 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब 2 तो सही है, तो मैं 2 को राइट मान लूँगा, मेरा टाइम सेव होगा, मैं सिर्फ 3 पर ध्यान दूंगा। द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज ऑफ द स्टेट। अब एक वर्ड है यहाँ पर इन्फ्लुएंस, इस वर्ड को देखिए, वर्ड क्या है? इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस तो लॉ मेकिंग में कर ही सकते हैं ना प्रिंसिपल, क्योंकि डीपीएसपी तो गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में। तो इसीलिए इन्फ्लुएंस तो थोड़ा सा भी अगर एक भी इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये तो बहुत ईजी वर्ड है ना, एकदम पॉजिटिव वर्ड है। तो ये होना चाहिए हमारा थर्ड करेक्ट। जैसे ही हम मानते हैं थर्ड करेक्ट, हमारा आंसर क्या आ जाता है? 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इन इंडिया separation of the judiciary from the executive is enjoyed by preamble of the constitution, a directive principle of state policy, the 7th schedule, the conventional practice। तो अभी मैंने बात की थी कि सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल, किस आर्टिकल में मेंशन में भी मैंने बात की थी, बताइए आप जरा, किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 50 में मैंने बात की थी ना, यहाँ पर अभी बात की थी, यहाँ पर भी बात की थी ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। कहाँ गया ये आर्टिकल 50? ये यहाँ पर अगर हम 2012 का क्वेश्चन करके जाते अच्छे से, तब हम 2020 का क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, डीपीएसपी। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें जो अदर ऑप्शन दिए हैं, ये पूरे टॉपिक लाइक प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7 शेड्यूल, ये तो हमें पढ़ते ही है ना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें हर ऑप्शन में हम वैल्यू एडिशन इस तरीके से नहीं कर सकते ताकि हमारा नोट्स भी बल्कि नहीं हो, क्योंकि हम ये चीज़ें सारी लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सिटीजन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे। देखिए इसमें डाटा दिया है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तब आप इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं।
क्या क्वेश्चन में बोला गया है, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस, फ्री लीगल सर्विस मिलेगी और और कौन से सिटीजन्स को मिलेगी, इसमें पूछा गया। देखिए यहाँ पर अब देखिए, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ऐसा पर्सन है जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख बोला गया। और थर्ड, मेंबर ऑफ द ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले हम इसमें से किस टाइप के सिटीजन्स को हटा सकते हैं। ऑब्वियसली जिसकी इनकम ज़्यादा होगी तो उसकी तो फ्री लीगल सर्विस नहीं मिलनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा किसकी यहाँ पर, ओबीसी की। अगर हम ओबीसी को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, ये हमारा थर्ड जैसे ही हम काटते हैं, तो हमारे 2 ऑप्शन खत्म हुए। अब ऑप्शन वन दोनों ऑप्शन में मेंशन है, ए में भी और डी में भी, तो ये तो हमारा राइट होगा हर हाल में। पर्सन विद एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, जिसकी 1 लाख से कम है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोलता है, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख। तो यहाँ पर अब देखिए जो वर्ड है ना ट्रांसजेंडर, हम द हिंदू में भी अक्सर पढ़ते हैं और हर कोई सपोर्ट करता है ट्रांसजेंडर को, तो इसलिए कोई ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी नहीं फ्रेम करेगी जो इनके अगेंस्ट जाता हो, इनको सपोर्ट ही करेगी। अगर मैं इसका थोड़ा सा उल्टा बोलूँ कि यार ट्रांसजेंडर को फ्री लीगल सर्विस नहीं मिलेगी, तो एक ऑकवर्ड सा लग रहा है, नहीं उनको सपोर्ट होने की बात नहीं हो रही। और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चलती हैं जो ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड भी सही, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1 एंड 2। तो ये हमें थोड़ा सा दिमाग अपना एग्जाम में हमें दिमाग अपना खोलना है और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सोचना है। इनसे घबराना नहीं है कि यार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तो मुझसे होगा नहीं, ये था। ओके, अगर हम इसमें बात करें तो 1 एंड 3 इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which principle among the following was added to the directive principle of the state policy by 42nd amendment of the constitution? तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा यहाँ पर ऐड किया गया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। तो ये एक नॉलेज का क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये इसका राइट आंसर था। और ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि 42nd अमेंडमेंट से कौन से और आर्टिकल थे जो ऐड किए गए थे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 47 से कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए थे, एक तो 39A था, और कौन सा था 43A, ये भी ऐड किया गया था, और एक आर्टिकल और था 48A। 39A बात करता है इक्वल जस्टिस की और फ्री लीगल एड की, इक्वल जस्टिस प्लस फ्री लीगल एड की बात करता है। 43A किसकी बात करता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में, पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका, वर्कर्स का, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, करेक्ट। और 48A किस बारे में बात करता है कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, और फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना है। सो 48 किससे था, टू प्रोटेक्ट एंड improve the environment। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
द DPSP कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन। DPSP लिमिटेशन किस पर लगाते हैं? देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लाइक मैंने बात की थी फोर्सेबल की और इनफोर्सेबल की। ये थोड़ा सा दिमाग से अगर हम सोचें कि जब DPSP इनफोर्सेबल नहीं है तब ये लिमिटेशन कैसे लगा सकते हैं लेजिस्लेटिव के फंक्शन पर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन पर। जब ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो लिमिटेशन नहीं लगा सकते, इसलिए 1 और 2 दोनों गलत है। ना तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में लिमिट कर सकते हैं और ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन में लिमिट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी था, नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है ना, तो लिमिट कैसे कर सकते हैं? समझ गए? तो कोई भी लिमिटेशन ये नहीं लगाते हैं क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्सेबल है और इसीलिए वो जो स्टेट है उसकी पावर को लिमिट करते हैं और DPSP हमारे नहीं करते हैं। तो बस इतना हमें इसमें ध्यान रखना था। देखिए ये था हमारा आज 8th सेशन और हमने 80 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए पॉलिटी के। ओके, जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चन होंगे तो हम इनका रिवीजन के तौर पर एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे और उसमें हम ट्राई करेंगे कि 80 प्लस हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी हमें लगेगा कि हमारे हमसे PYQ बन रहे हैं और PYQ से हमारे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन जो भी रिपीट होंगे वो गलत नहीं होंगे। टेस्ट तैयार हो जाएगा और आपको ये टेस्ट मिल जाएगा जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसको हमें लगाना है अच्छी तरीके से, फिर उसका रिवीजन करेंगे हम और फिर इसी तरीके से अपने PYQ चलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।